नमस्कार बच्चों, मैं ऋषा चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि कोस्ट गार्ड ने यहां पर कमांडेंट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे। तो प्रारंभिक तिथि 5/12/2024 रहेगी, यानी कि 5 दिसंबर 2024 से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं तो लास्ट डेट 24/12/2024 है। 24 दिसंबर 2024 तक आप इनको फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो हर कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यानी कि अगर आप अनरिजर्व सामान्य जाति, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, या ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन से आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 300 रुपए का चार्ज देना होगा। अगर आप एससी शेड्यूल कास्ट या एसटी शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियों से आते हैं तो आपको इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन शुल्क यहाँ पर शून्य रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करा सकते हैं इसका। तो आपके पास अगर डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड से इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय एप्लीकेशन फी जमा करा सकते हैं। और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। नेट बैंकिंग अगर आप यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फीस आप जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयु की। जब भी आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज का एक क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर अगर आप आयु की बात देखें तो 21 वर्ष से 25 वर्ष तक मांगा गया है, यानी कि कम से कम आपकी जो आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। और ये जो आयु के अगर आपको छूट लेनी है तो आयु में जो छूट दी जाएगी वो CGCAT 2025 के नियम के अनुसार दी जाएगी। तो आयु में छूट उन कैटेगरीज को मिलती है जो रिजर्व कैटेगरीज होती हैं। तो जो छूट आपको यहाँ पर CGCAT 2025 के अनुसार दी जाएगी वो छूट यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो इसके दो स्टेज में एग्जाम्स होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। दोनों की डेट्स अलग अलग होती हैं। तो स्टेज 1 जो होगा आपका 25 फरवरी 2025 में आपका कंफर्म डेट यहाँ पे दिया गया है कि 25 फरवरी 2025 को स्टेज 1 का आपका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन स्टेज 2 जो है वो आपका मार्च 2025 में होगा। जब आपका स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद उसका फिक्स डेट आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपको कुल पदों की संख्या कितना है, तो कुल पदों की संख्या 140 दी गई है, जो कि सिर्फ पुरुष कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है। मेल कैंडिडेट्स, फीमेल के लिए यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है, जो कि आपकी कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की CGCAT के 2026 बैच के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लिए जा रहे हैं। इसमें से अगर GD यानी कि ग्राउंड ड्यूटी की अगर बात करते हैं तो 110 कैंडिडेट्स हैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए, जिन्हें हम GD के अंतर्गत काउंट करते हैं। और अगर टेक्निकल इंजीनियर की बात करते हैं तो 30 वैकेंसी टेक्निकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता GD के लिए यहाँ पर अलग रखा गया है और जो टेक्निकल इंजीनियर हैं उनके लिए योग्यता अलग रखी गई है। तो GD अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है कि आपके पास 10th प्लस 2 में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर 10th प्लस 2 में मैथ्स फिजिक्स नहीं है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी होना चाहिए, और उसमें मिनिमम आपके पास 60% मार्क्स यहाँ भी मांगे गए हैं। इसके बाद बात करते हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मरीन लाइन में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, जो कि आपकी टेक्निकल के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो 30 वैकेंसीज दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें भी 12th लेवल पर मैथ्स और फिजिक्स होना अनिवार्य है। अगर 12th लेवल में आपके पास मैथ्स या फिजिक्स नहीं है तो आप टेक्निकल ग्रेड का यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिनको आपको अपलोड करना पड़ता है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होती है ये सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे।
तो डॉक्यूमेंट्स में एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी आप देखिए सबसे पहले आपके जो शैक्षणिक योग्यता है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ की भी स्कैन कॉपी होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ की भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स में यही है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस क्या है, तो सारी डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स में आती हैं। पहले आप बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। इसके बाद आपके पास और क्या होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, A4 साइज फोटो आपका होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। सिग्नेचर, सिग्नेचर एक पेज पर आप करिए और उसका भी स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए जब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसका प्रीव्यू चेक करें। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसका प्रीव्यू जरूर चेक करें, क्योंकि प्रीव्यू से आपके जो गलती है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर गलती कोई होती है तो उसे आप सुधार सकते हैं, और आपने प्रीव्यू चेक नहीं किया और फाइनल सबमिशन कर दिया तो वहां पे प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको फाइनल सबमिशन उसका करना है। तो जब फाइनल सबमिशन आपका हो जाएगा उसके बाद आपको उसको प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट जब आप लेंगे तो उसके बाद उस भर्ती में आपने क्या फिल किया है वो सारी डिटेल्स आपके पास होंगी। मैं समझता हूं कि ये जो जानकारी आपको दी गई है आपके लिए पर्याप्त है। अगर इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर और एससीओ की रिक्रूटमेंट निकाले हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, लास्ट डेट क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सभी लोगों के पास पहुंचे जो इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका प्रारंभिक तिथि क्या रहेगा। तो प्रारंभिक तिथि देख सकते हैं 22/11/2024, यानी कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 नवंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं, और अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 12/12/2024, यानी कि 12 दिसंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि आवेदन शुल्क, जब भी आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसका आवेदन शुल्क आपको जमा करना होता है, जिसे हम एप्लीकेशन फी भी कहते हैं। तो ये फी हर केस में अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर देखें जो आवेदन शुल्क है 12/12/2024 यानी कि 12 दिसंबर 2024 तक आपको जमा कराना है। किस कैटेगरी के लिए कितना जमा करना होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप अनरिजर्व, सामान्य जाति या अदर बैकवर्ड कास्ट जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको यहाँ पर 750 रुपये एप्लीकेशन फी यानी कि आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC, ST या फिजिकल हैंडीकैप से यानी कि दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं, या फिर आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं या शेड्यूल ट्राइब्स जनजातियों से आते हैं, तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं कि जो आवेदन शुल्क आपको जमा करना है वो कैसे आप जमा करा सकते हैं। तो इसके लिए इसका मीडियम आपको दिया गया है कि आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से भी इसका आवेदन शुल्क आप जमा करा सकते हैं। लेकिन जो आवेदन शुल्क है वो आपका 12/12/2024 तक जमा हो जाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आयु की। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उसका एक क्राइटेरिया होता है, किसका, एज का। एज आपके अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो देख सकते हैं कि आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी 1/10/2024, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 को आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं
तो आपकी आयु 21 से 30 वर्ष रखी गई है, यानी कि मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु यहाँ पर देख सकते हैं आप इसके लिए 30 वर्ष रखी गई है। और जो छूट की अगर बात करते हैं तो अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जिसमें आयु में छूट दी जाती है तो उसमें आपको यहाँ पर आयु में छूट दी जाएगी एसबीआई नियम के अनुसार, जो कि एसबीआई असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर और एससीओ की जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है उसमें आप इसको देख सकते हैं। योग्यता की बात करते हैं तो हर एग्जाम्स का एक अलग योग्यता होती है। तो यहाँ पर जब इंजीनियर की बात आती है तो आपके पास इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो इंजीनियरिंग में आपकी बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है जो कि इसमें योग्यता मांगी गई है। उसमें एक कंडीशन और इन्होंने रखी है कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके मार्क्स 60% से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन आपका क्राइटेरिया वही है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 60% देना ही देना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा कि कितना परसेंट आपका होना जरूरी है। इसके बाद इसमें ट्रेड और ब्रांच, यानी किस ट्रेड में आप भर रहे हैं या किस ब्रांच में भर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए 60% मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब इससे आगे बढ़ते हैं। कुल पदों की संख्या की बात करें तो 169 पद दिए गए, टोटल पद यहाँ पर 169 है, जिसमें से रेगुलर 168, 168 रेगुलर है, जबकि एक वैकेंसी यहाँ पर बैकलॉग के लिए निकाली गई है जो कि बैकलॉग आप अलग से भरेंगे। तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर और इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर की पोस्ट है यहाँ पर और एससीओ की पोस्ट है जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है। तो इसमें से आपको जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है अपनी अकॉर्डिंग आप उसका ट्रेड वाइज आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो उसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, उस वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको जरूरत है वो सारे आपके पास स्कैन कॉपी होने चाहिए। अगर इस भर्ती की बात करते हैं हम तो एलिजिबिलिटी, अब देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो इसका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन कॉपी में रखना है। इसके अलावा ट्रेड वाइज मांगा गया तो जिस ट्रेड में आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। दूसरा एलिजिबिलिटी में आपके आईडी प्रूफ चाहिए। इसके बाद आपको आईडी प्रूफ में क्या है, आपका जो कोई भी प्रूफ जो आपका आईडी में यूज हो सकता है वो आपका स्कैन कॉपी में आपके पास होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा एक सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, एक आप पेज पर सिग्नेचर करें अपने और उसको भी स्कैन कराकर रखें। बेसिक डिटेल्स, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो बेसिक डिटेल्स आपके फिल होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम भी कुछ उसमें मांगा जाता है। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, आपका परमानेंट एड्रेस और आपकी जो क्वालिफिकेशन के जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है वो सारी बेसिक डिटेल्स आपके फिल की जाती हैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन होंगे, तो स्कैन कॉपी आपकी कहाँ पर होगी, अपलोड करनी होगी। जब ये सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी और आप जब उसका प्रीव्यू चेक करेंगे, जब आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है तो एक बार प्रीव्यू का आपको चेक करना है। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो अगर गलती आपकी है तो वहाँ पे पकड़ में आ जाती है। अगर आपने बिना प्रीव्यू देखे उसे सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिशन हो जाता है, उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रीव्यू को देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसका प्रीव्यू चेक करें। उसके बाद जब फाइनल सबमिशन करें, तो जब आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट से क्या होगा, आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है कि आपने जो एंट्री की है क्या क्या एंट्री की थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे, क्या कोई गलती हुई थी आपसे, वो सारा कुछ आपके पास प्रिंट आउट में रहेगा। उसके बाद अगर आपको अधिक जानकारी इसकी लेनी है तो अधिक जानकारी के लिए आप SBI SSCO की जो एग्जाम है 2024, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। आप वहां से उसका नोटिफिकेशन लें और उसमें सारी जानकारी आप ले सकते हैं। MPESB ने यहाँ पर
पैरामेडिकल में वैकेंसीज निकाली हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट कब रहेगी, सारा कुछ जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें की प्रारंभिक तिथि क्या रहेगी। तो 26/11/2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, 26 नवंबर 2024 से। अगर बात करते हैं अंतिम तिथि की, तो 10/12/2024, 10 दिसंबर 2024 तक आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो कि आपको 10/12/2024 यानी कि 10 दिसंबर 2024 तक जमा कराना होगा। किस पोस्ट के लिए कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जर्नल और अदर स्टेट के लिए यहाँ पर 560 रखा गया है। अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, सामान्य जाति में आप आते हैं, या फिर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं और आप MPESB पैरामेडिकल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए 560 रुपये का चार्ज दिया जाएगा। अगर आप MP राज्य के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, और OBC, SC या ST, OBC अदर बैकवर्ड कास्ट जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, SC शेड्यूल कास्ट, या फिर ST शेड्यूल ट्राइब्स जिनको हम जनजातियां कहते हैं, उनके अंतर्गत आप आते हैं, तो आपको 310 रुपये का यहाँ पर एप्लीकेशन फी यानी कि आवेदन शुल्क देना होगा। इसके बाद बात करते हैं कि आवेदन शुल्क आप कैसे जमा कराएंगे। तो आप कियोस्क के द्वारा कैश में जमा करा सकते हैं, या फिर डेबिट कार्ड आप यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म का फी जमा करा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से भी करा सकते हैं, और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप इसका एप्लीकेशन जो फी है आवेदन शुल्क जमा करा सकते हैं। आयु की बात करें तो 1/1/2024 यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, ये आपका जो क्राइटेरिया है यहाँ पर देख सकते हैं। 18 वर्ष से 40 वर्ष तक रखा गया है, यानी कि मिनिमम जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है और 40 वर्ष से ज्यादा है तो आप उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो आपकी आयु में छूट है वो MPESB नियम के अनुसार आपको दी जाएगी। आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं या फिर ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनको आयु में छूट दी जाती है, तो MPESB नियम के अनुसार जो भी आयु में छूट दी जाएगी वो आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं करेक्शन डेट की। जो करेक्शन डेट है वो 15/12/2024 तक आप इसका करेक्शन करा सकते हैं। तो जो इसका विंडो है जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है 10/12/2024, उसके बाद आप उसका एप्लीकेशन में अगर कोई गलती हो जाती है तो 15/12/2024 तक आप उसका एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट। एग्जाम डेट इसका 10/1/2025 से शुरू हो जाएंगे, यानी कि 10 जनवरी 2025 से इसका जो एग्जाम की डेट है वो शुरू हो जाएगी, और आपकी अलग अलग डेट्स भी इसमें दी जा सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं हम योग्यता की। तो जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उन सभी के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन या योग्यता की जो क्राइटेरिया होता है अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 10th +2 अगर आपने किया है किसी भी स्ट्रीम से, उसके बाद डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या पोस्ट वाइज सर्टिफिकेट, ये सारी डिटेल्स आपकी पोस्ट वाइज है। किसी में आपका 10th +2 हो सकता है, किसी में आपका डिग्री की जरूरत पड़ेगी, किसी में सर्टिफिकेट की और किसी में डिप्लोमा की। तो पोस्ट वाइज आपको देखना है कि किस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास योग्यता है तो आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या 881 दी गई है, जो सभी के लिए दी गई है। ऑल इंडिया भर्ती रहेगी, क्योंकि अदर स्टेट के लिए यहाँ पर मौका दिया गया। फीस में आपको दिखाया गया है कि अदर स्टेट के आप बिलोंग करते हैं तब भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की। तो स्टाफ नर्स की यहाँ पर 55 वैकेंसी दिखाई गई हैं। उसके बाद रेडियोग्राफर अगर आप हैं तो रेडियोग्राफर के लिए 76 वैकेंसी यानी कि 76 वैकेंसीज हैं। लैब टेक्नीशियन अगर आप हैं तो उसके अंतर्गत 323 वैकेंसी यहाँ पर टेक्नीशियंस के लिए दी गई है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो 103 वैकेंसीज पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओटी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 144 यानी कि 144 वैकेंसीज दी गई हैं।
इसके बाद बात करते हैं अटेंडेंट। अटेंडेंट जैसे कि आपका लैब अटेंडेंट होता है, इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट के लिए अटेंडेंट यहाँ पे दिए गए हैं, जिनके यहाँ पर 129 टोटल पद दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अन्य की या अदर्स की, तो इसके यहाँ पर टोटल 54 पद दिए गए हैं अन्य के। तो इनके अलावा भी कुछ और यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं जो हमने अन्य यानी कि अदर्स के अंदर डाले हैं, और उसकी 54 वैकेंसीज है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि अगर जब भी आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी में वो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं जो आपकी क्वालिफिकेशंस के होते हैं कि क्या क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया उस पोस्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास वो डिग्री सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जिससे आप इसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो वो सारे एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, या जो भी आप ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगाते हैं, या आप स्टेट का सर्टिफिकेट लगाते हैं कि आप किस स्टेट में है, डोमिसाइल जिसको हम बोलते हैं, तो सारे एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे। आईडी प्रूफ की अगर बात करते हैं तो आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिससे आप उसका एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं तो उस समय स्कैन कॉपी इन सभी की आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि जब आप उसका फॉर्म फिल करते हैं तो वो अपलोड कर सकें। इसके बाद आपके पास एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल से आपका अगर आप अदर स्टेट के हैं तो भी आपको डोमिसाइल वहाँ पे लगाना होगा। कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो किस कैटेगरी में आप आते हैं, एससी एसटी ओबीसी, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए जिस भी आप कास्ट या कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स जब भी आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसकी बेसिक डिटेल्स की आपको जरूरत होती है। तो बेसिक डिटेल्स में होता क्या है, जैसे आपका क्या क्वालिफिकेशन है, आपका नेम, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, किस डोमिसाइल का आपका सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आपके उसमें आ जाएंगी। वो सब आप किस में करेंगे, बेसिक डिटेल्स में आपकी आ जाती हैं। इसके बाद आपको उसका प्रीव्यू देखना होगा। जब भी आप किसी फॉर्म को फिल करते हैं तो उसके फाइनल सबमिशन से पहले आपको प्रीव्यू चेक करना चाहिए। प्रीव्यू में क्या होगा कि आपने जो भी एंट्री उसमें की है वो चेक कर ली जाती है कि आपने उसे सही भरा है कि नहीं। अगर कोई गलती आपसे हुई है तो आप उसका चेक करके उसे सही करा सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसे फाइनल सबमिशन कर दिया तो उसके बाद आपको उसमें मौका नहीं मिलता है। फाइनल सबमिशन के बाद आप क्या करेंगे, उसका प्रिंट आउट जरूर निकालें, क्योंकि प्रिंट आउट जब आपके पास निकल के आएगा तो आपको उसमें सारी डिटेल्स जो आपने फिल करी है उसका एक प्रूफ आपके पास हो जाता है, जो कि आपके फ्यूचर में उस भर्ती में आपके लिए हेल्पफुल रहता है। इसके बाद अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप MPESP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और इसका जो नोटिफिकेशन निकाला गया है MPESB पैरामेडिकल वैकेंसी, जो कि आपके स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल के लिए दी गई है, इसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी। मैं समझता हूं कि जो जानकारी आपको दी गई है ये आपके लिए पर्याप्त है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी लोगों के पास पहुंच जाए जो MPESB पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उसमें फॉर्म फिल कर सकें। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।